हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जोहार। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे झारखंड के सभी जिलों के तमाम छोटी बड़ी खबरों को। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए हर रोज झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए। तो चलिए नजर डालते हैं आज के खबरों पर। 11 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। हेमंत कैबिनेट में 2 महिलाओं को मिली जगह। हेमंत सोरेन सरकार का नया मंत्रिमंडल गठित हो चुका है, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा से 6, कांग्रेस से 4 और राजद कोटे से 1 मंत्री शामिल किए गए हैं। इस मंत्रिमंडल में कुछ नेताओं ने संघर्ष के बल पर अपनी पहचान बनाई है, तो कुछ को सियासत विरासत में मिली है। खास बात यह है कि हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल संघर्ष और विरासत का मिश्रण है। जहां कुछ नेता संघर्षों से निकले हैं, वहीं कुछ ने अपनी विरासत को आगे बढ़ाया है। यह टीम झारखंड के विकास और सियासी स्थिरता के लिए अहम भूमिका निभाने को तैयार है। आइए जानते हैं इन 11 नेताओं की सियासी यात्रा। योगेंद्र प्रसाद। गोमिया के विधायक योगेंद्र प्रसाद ने पंचायत अध्यक्ष के पद से शुरुआत की। कांग्रेस से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की और जनता दल व आजसू के बाद झामुमो में शामिल हुए। वे 2 बार इस क्षेत्र से विधायक चुने गए और अब मंत्री पद तक पहुंचे हैं। रामदास सोरेन। घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन ने जमशेदपुर पूर्वी में चुनाव लड़कर शुरुआत की। 2009 में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रदीप कुमार बलमुचू को हराकर पहली बार विधायक बने। उन्होंने 2019 और 2024 के चुनावों में भी भाजपा प्रत्याशियों को हराकर अपनी जगह मजबूत की। सुदिव्य कुमार सोनू। गिरिडीह से झामुमो विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने लगातार 2 बार भाजपा प्रत्याशियों को हराकर मंत्री पद हासिल किया। विधानसभा में उनकी पहचान एक मुखर विधायक के तौर पर बनी है। चमरा लिंडा। 2009 में राष्ट्रीय कल्याण पक्ष के टिकट पर विधायक बनने वाले चमरा लिंडा ने 2014 से लगातार झामुमो के टिकट पर जीत दर्ज की। बगावत के बावजूद पार्टी में उनका कद बढ़ा और अब वे मंत्री बने हैं। इरफान अंसारी। जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी को पिता फुरकान अंसारी से सियासत विरासत में मिली। वे 3 बार विधायक चुने जा चुके हैं और कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में भी काम कर चुके हैं। हफीजुल अंसारी। पिता हाजी हुसैन अंसारी के निधन के बाद हफीजुल ने राजनीति में कदम रखा। बीआईटी सिंदरी से बीटेक की डिग्री हासिल करने के बाद कुछ समय तक खनिज निगम में सर्वेयर की नौकरी भी की। शिल्पी नेहा तिर्की। बंधु तिर्की की पुत्री शिल्पी नेहा तिर्की लगातार दूसरी बार विधानसभा पहुंची हैं। विरासत में मिली राजनीति को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने मंत्री पद तक का सफर तय किया। दीपिका पांडेय सिंह। महागामा विधायक दीपिका को सियासत विरासत में मिली। उनकी मां कांग्रेस से जुड़ी रहीं और ससुर अवध बिहारी सिंह बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं। राधाकृष्ण किशोर। छतरपुर से विधायक राधाकृष्ण किशोर का सफर कई पार्टियों से होकर गुजरा। उन्होंने कांग्रेस, जदयू, भाजपा और आजसू के साथ काम किया और अब कांग्रेस में रहते हुए मंत्री बने हैं। दीपक बिरुआ। दीपक बिरुआ ने आजसू से शुरुआत की और बाद में झामुमो में शामिल हुए। 2009 से लगातार झामुमो के टिकट पर चुनाव जीतकर विधायक बने। 2024 में मंत्री पद हासिल किया। संजय प्रसाद यादव। राजद कोटे से घोड्डा विधायक संजय प्रसाद यादव को लालू यादव और तेजस्वी यादव से करीबी का फायदा मिला। वे 2000 और 2009 में विधायक बने और इस बार मंत्री बने हैं। हेमंत कैबिनेट में जातीय समीकरण को साधने की कोशिश, पर अगड़ों को जगह नहीं। हेमंत सरकार के मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है। 11 मंत्री भी शपथ ले चुके हैं। इस मंत्रिमंडल में जातीय समीकरण को भी साधने की कोशिश की गई है, लेकिन मंत्रिमंडल में अगड़े को जगह नहीं मिल पाई। एसटी से 4, ओबीसी से 4, अल्पसंख्यक से 2 और एससी से 1 को मंत्री पद मिला है। एसटी कोटे से दीपक बिरुआ, चमरा लिंडा, रामदास सोरेन और शिल्पी नेहा तिर्की को मंत्री बनाया गया है। वहीं ओबीसी कोटे से संजय प्रसाद यादव, दीपिका पांडेय सिंह, योगेंद्र प्रसाद और सुदिव्य कुमार सोनू को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। अल्पसंख्यक कोटे से डॉक्टर इरफान अंसारी और हफीजुल हसन को जगह मिली है, जबकि एससी कोटे से राधाकृष्ण किशोर को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। हेमंत कैबिनेट में 5 प्रमंडल को भी साधा गया है।
संथाल परगना से सबसे अधिक 4 विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। इसमें मधुपुर से हफीजुल अंसारी, जामताड़ा से डॉक्टर इरफान अंसारी, महगामा से दीपिका पांडेय सिंह और घोड्डा से संजय प्रसाद यादव शामिल हैं। इसके अलावा खुद सीएम भी संथाल से आते हैं। पलामू प्रमंडल से कांग्रेस विधायक राधाकृष्ण किशोर को शामिल किया गया है। कोल्हान से रामदास सोरेन और दीपक बिरुआ, दक्षिणी छोटा नागपुर से चमरा लिंडा और शिल्पी नेहा तिर्की और कोयलांचल से सुदिव्य कुमार सोनू और योगेंद्र प्रसाद को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। झारखंड आंदोलनकारियों को बड़ा तोहफा, सीएम ने 30वीं संपुष्ट सूची को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य की बागडोर संभालने के साथ एक्शन मोड में आ चुके हैं। उन्होंने गुरुवार को नई सरकार के मंत्रियों के शपथ ग्रहण के साथ झारखंड आंदोलनकारियों को बड़ा तोहफा दिया। मुख्यमंत्री ने झारखंड आंदोलनकारी चिह्नितीकरण आयोग द्वारा चिह्नित 299 आंदोलनकारियों की 30वीं संपुष्ट सूची को मंजूरी प्रदान कर दी है। इनमें 144 चिह्नित आंदोलनकारी या उनके आश्रित को 3,500 रुपए, जबकि एक आंदोलनकारी को 7,000 रुपए मासिक पेंशन मिलेगी। वहीं 154 आंदोलनकारियों को प्रतीक चिन्ह व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। इन सभी को 20 अप्रैल 2021 की तिथि से सरकार द्वारा अनुमान्य सभी सुविधाएं दी जाएंगी। कांग्रेस में टूट का खतरा, 16 विधायकों में से कई नहीं पहुंचे शपथ ग्रहण समारोह में। झारखंड कांग्रेस पर टूट का खतरा मंडराने लगा है। बताया जाता है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस को पार्टी के तौर पर झारखंड की सत्ता में अपनी भागीदारी गंवानी पड़ सकती है। टूट का अंदेशा निराधार नहीं है। इसके संदेश शपथ ग्रहण समारोह में भी दिखा। कांग्रेस के 16 विधायकों में से अधिकांश ने समारोह से दूरी बना ली। हालांकि अभी कोई कुछ भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। इनमें अधिकांश विधायक रांची में मौजूद रहे, लेकिन राजभवन नहीं पहुंचे। सूत्रों के अनुसार मान मनोवल का दौर जारी है। कांग्रेस विधायकों की नाराजगी की कई वजहें हैं, पर 2 वजहें प्रमुख हैं। पहली वजह यह है कि सामान्य जाति से किसी भी विधायक को मंत्री नहीं बनाया गया है। वैसे देखा जाए तो पूरे मंत्रिमंडल में सामान्य जाति से कोई मंत्री नहीं है। दीपिका पांडेय सिंह को ओबीसी माना जा रहा है। दूसरी बड़ी वजह दूसरे दल से टूट करके कांग्रेस में आने वाले विधायक को तरजीह देना बताया जा रहा है, और इस सब के लिए कांग्रेस से शीर्ष नेतृत्व को जिम्मेदार माना जा रहा है। राधाकृष्ण किशोर अलग अलग समय में दल बदलते रहे हैं। वह वर्तमान सरकार में भी मंत्री बने हैं। मंत्री पद की शपथ लेने वाले इरफान अंसारी को लेकर कहा जा रहा है कि पिछली सरकार में उन्होंने सरकार को अस्थिर करने में किस तरह के काम किए थे, वह जग जाहिर है। पार्टी ने उनके खिलाफ कार्रवाई भी की थी। पोटका से हार के बाद भी जेएलकेएम का संघर्ष जारी रहेगा, भागीरथी हांसदा। पोटका विधानसभा सीट से जेएलकेएम प्रत्याशी भागीरथी हांसदा ने गुरुवार को कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर हार के कारणों की समीक्षा की। नरवा पहाड़ पर हुई बैठक के बाद उन्होंने कहा कि हार के बाद भी क्षेत्र की 3,11,000 जनता की सेवा व उनके हक के लिए संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने पोटका विधानसभा क्षेत्र की 66 पंचायत के मतदाताओं के प्रति आभार जताया और कहा कि वह पहली बार चुनाव में उतरे थे और 5,723 मत मिले। पोटका क्षेत्र में तीसरी पार्टी के रूप में जेएलकेएम का उदय हुआ है। उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार से उम्मीद की कि चुनाव से पहले जनता से किए अपने वादे पूरा करेगी, ताकि जनता ठगा महसूस न करे। झारखंड में परिसीमन आयोग की सिफारिशों को तब तक लागू नहीं करने की मांग उठाई जब तक खतियान आधारित स्थानीय व नियोजन नीति धरातल पर नहीं उतर जाती है। बैठक में विशाल मुर्मू, जालिम मार्डी समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। अगलगी में 50 क्विंटल पुआल जलकर खाक। आग लगने से 50 क्विंटल धान का पुआल जलकर राख हो गया, जिसमें लगभग 10 क्विंटल धान की भी क्षति हुई, जिसकी कीमत लगभग 25,000 और पुआल की 15,000 रुपये है। घटना पलामू पाटन प्रखंड के सगुना पंचायत के ग्राम नवादा की है। इस घटना में मुराली साहब को काफी नुकसान हुआ है। सूचना मिलने पर कर्मचारी आशीष रंजन पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। मौके पर पाटन पश्चिमी जिला परिषद संग्राम सिंह पहुंचे और मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया।
सिंह ने सीओ से मुआवजा को लेकर बात की। जिला परिषद ने कहा कि हर संभव मदद किया जाएगा। मौके पर ग्रामीण रमजान अंसारी, कामख्या सिंह, आशुतोष पांडेय, बाल मुकुंद सिंह, अशोक कुमार व राजेश साव समेत अन्य लोग मौजूद थे। परमाणु ऊर्जा के विद्यालय में आयोजित 3 दिवसीय ऑल इंडिया परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय अंतर बास्केटबॉल प्रतियोगिता का गुरुवार को समापन हो गया। अंडर 9 बालक वर्ग में इंदौर जबकि बालिका वर्ग में मुंबईकर टीम विजेता बनी। अंतिम दिन बालक वर्ग का फाइनल मैच इंदौर परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय जादूगोड़ा के बीच खेला गया। काफी देर तक दोनों टीमों के बीच बराबरी की टक्कर चली। कभी इंदौर की टीम स्कोर में आगे होती तो कभी जादूगोड़ा की टीम। अंत में बेहतर तकनीक के आगे जादूगोड़ा की टीम को हार का मुंह देखना पड़ा। इंदौर की टीम ने 44 स्कोर पाकर बाजी अपने नाम कर ली। जादूगोड़ा की टीम 40 स्कोर के साथ उपविजेता बनी। अंडर 9 बालिका वर्ग में मुंबई की टीम विजेता रही। अंडर 14 बास्केटबॉल प्रतियोगिता में इंदौर की गर्ल्स टीम विजयी रही, जबकि लड़कों में नरौरा उत्तर प्रदेश की टीम ने बाजी मारी। समापन समारोह के मुख्य अतिथि झारखंड बास्केटबॉल एसोसिएशन के इंटरनेशनल कोच जेपी सिंह ने विजेता व उपविजेता टीमों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। प्रतियोगिता में 20 रेफरी कोच को आमंत्रित किया गया था। नवनियुक्त चौकीदारों से मिले पुलिस अधीक्षक। पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने कार्यालय में नवनियुक्त ग्रामीण पुलिस चौकीदारों से मुलाकात की एवं पुलिस केंद्र रामगढ़ में आयोजित प्रशिक्षण अवधि के उन्हें क्रम में क्या सिखाया गया, इस संबंध में जानकारी ली। ग्रामीण पुलिस के रूप में कार्य करने के दौरान सामने आने वाली चुनौतियों का सामना कैसे करना है एवं किस तरह से कार्य करना है, इसको लेकर पुलिस अधीक्षक द्वारा नवनियुक्त ग्रामीण पुलिस यानी चौकीदारों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। पूर्व मंत्री पर पैसे का प्रलोभन देकर जमीन ठगने का लगा आरोप। हजारीबाग केरेडारी थाना क्षेत्र के जोरदाग से लावण्या मोड़ तक एनटीपीसी चट्टी बारियातू कोल परियोजना से कोयला ढुलाई के लिए बन रहे 2.2 सड़क का मसला कब सुलझेगा कहा नहीं जा सकता है। जब भी रोड बनाने की प्रक्रिया चालू होती है, पूर्व मंत्री योगेंद्र साव वहीं पहुंच जाते हैं। उनकी हठधर्मी नीति से लोग परेशान हैं। इससे जोरदाग के ग्रामीणों का जीवन नरक हो गया है। जमीन भू रैयत पुनीत साव बताते हैं कि मंत्री जी अपने आदमियों नकुल प्रीतम और दिलीप को भेजकर कोडरमा से बुलाकर 4 क्विंटल चावल और कुछ पैसे देने की बात कही थी, लेकिन आज तक कुछ नहीं मिला और हमसे जमीन एग्रीमेंट करा लिया। जमीन मालिक चाबियां देवी बताती है कि मेरे ससुर सास से हम लोग को बताए बिना जमीन का एग्रीमेंट कर लिया। दूसरी तरफ 2.2 में रोड बनाने के लिए मशीन को बढ़ाना चाहा, लेकिन मंत्री द्वारा गाड़ी रोक दी गई। वहीं इस अधूरे सड़क से वाहनों के आवागमन से यहां के लोगों का जनजीवन काफी प्रभावित हो रहा है, लेकिन इस किसी का ध्यान नहीं है। वहीं इस मौके पर अंचल अधिकारी राम रतन वर्णवाल, पगार थाना प्रभारी विक्की ठाकुर, एनटीपीसी के अधिकारी सवाई अपर महाप्रबंधक पवन रावत, विवेक कुमार, मोनू कुमार, मोहन गुप्ता रोड ठेकेदार समेत काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। डीजीपी अनुराग शुक्रवार को नक्सल मामले और कोर्ट की सुरक्षा को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। इस बैठक में जिले के एसपी, एसएसपी के अलावा रेंज के डीआईजी और जोनल आईजी के अलावा पुलिस मुख्यालय के अधिकारी शामिल होंगे। इस बैठक में जिलावार नक्सली नेटवर्क की समीक्षा और कोर्ट की सुरक्षा को लेकर चर्चा की होगी। साथ ही डीजीपी कई दिशा निर्देश भी जारी करेंगे। यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिन के 12 से आयोजित की जाएगी। खुसरी ओसीपी के रैयतों ने 10 सूत्री मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। धनबाद निरसा ईसीएल मुगमा क्षेत्र की बैजना कोलियरी के खुसरी ओसीपी में रैयतों ने अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर गुरुवार को धरना प्रदर्शन किया। सूचना मिलते ही ओसीपी प्रबंधन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शन कर रहे रैयतों व ग्रामीणों से वार्ता की। प्रबंधन ने मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए जल्द से जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया।
रैयतों की मांगों में रोड सेल मजदूरों को 11वें वेज बोर्ड के अनुसार मजदूरी देने, बिना अनुमति के पेड़ काटना बंद करने, ओसीपी के चारों ओर तार से घेराबंदी करने, वासुदेवपुर व खुसरी पथ में कटाई कार्य बंद करने, कांटा घर को दूसरे जगह ले जाने, डीजीएमएस की अनुमति से ही ब्लास्टिंग करने, रास्ते में लाइटिंग की व्यवस्था, खुसरी गांव में बिजली, पानी की व्यवस्था समेत स्वास्थ्य सुविधा बेरोजगारों को नियोजन देने की मांग शामिल है। मौके पर निरसा की पूर्व विधायक अपर्णा सेनगुप्ता, पीएन राय, असीम भट्टाचार्य, ललन पांडेय, बापी दास, विजय राय सहित अन्य ग्रामीण उपस्थित थे। एक्शन में नगर विकास सचिव केंद्रीय संस्थानों के बकाए होल्डिंग टैक्स की करें वसूली। नगर विकास विभाग में राजस्व वृद्धि पर जोर दिया है। विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने केंद्रीय संस्थानों सीसीएल, बीसीसीएल, पोस्ट ऑफिस, सेल, रेलवे से बकाया होल्डिंग टैक्स वसूली का निर्देश दिया है। इन संस्थानों पर 200 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया है। राज्य सरकार के वैसे भवन जहां से होल्डिंग टैक्स नहीं मिल रहा है, उसके लिए वित्त विभाग और अन्य विभागों से समन्वय स्थापित बजटीय उपबंध कराने का निर्देश दिया है। ज्यादा क्षेत्र के औद्योगिक संस्थानों से होल्डिंग टैक्स वसूली की प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। प्रधान सचिव ने कहा कि सभी नगर निकायों का बकाया होल्डिंग टैक्स सहित विभिन्न प्रकार की कर वसूली को भी प्राथमिकता सूची में रखें। अधिक से अधिक संसाधनों को चिन्हित कर उससे निकायों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सक्षम बनाएं। इन स्रोत से आने वाले राजस्व का इस्तेमाल वहां के नागरिकों को बेहतर नगरीय सुविधा और जीवन स्तर प्रदान करने में किया जाए। बताते चलें कि 2020 से 21 में इस मद में कर संग्रहण 147 करोड़ रुपया था, जो 2023 से 24 में बढ़कर 220 करोड़ रुपया हो गया है। स्कूल में बच्चों को नियमित तौर पर नहीं मिल रहा एमडीएम। अधिकारियों और शिक्षक की सांठगांठ के चलते सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिलने वाले मध्याह्न भोजन यानी एमडीएम में जमकर धांधली हो रही है। बच्चों को मेन्यू अनुसार भोजन नहीं मिल रहा है। ऐसा ही हाल पलामू मेदिनीनगर चैनपुर प्रखंड के भड़गांवा पंचायत के टोला चमरदोहरी में राजकीय प्राथमिक विद्यालय का है, जहां मध्याह्न भोजन में लापरवाही हो रही है। जानकारी के मुताबिक विद्यालय में 47 बच्चे हैं। प्रधानाध्यापक रामेश्वर पासवान द्वारा मेन्यू चार्ट के हिसाब से यहां भोजन नहीं बनाया जा रहा है। इससे अभिभावकों में असंतोष है। सूरत के लिए सीधी ट्रेन सेवा शुरू हो। गौतम कुमार। पंडित दीनदयाल उपाध्याय विचार संघ युवा मोर्चा के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष गौतम कुमार पांडेय ने रेल मंत्री से गिरिडीह जिले से सूरत के लिए सीधी ट्रेन चलाने की मांग की है। वह गुरुवार को जमुआ में मीडिया से बात कर रहे थे। कहा कि गिरिडीह जिले से हजारों प्रवासी मजदूर गुजरात के सूरत में रोजगार के लिए आना जाना करते हैं। बावजूद इसके जिले के रेलवे स्टेशन पारसनाथ, हजारीबाग रोड, यहां तक कि कोडरमा से भी सूरत के लिए कोई ट्रेन नहीं है। हावड़ा मुंबई मेल ट्रेन में सूरत के लिए एक बोगी जुड़ती है, लेकिन 6 माह में भी रिजर्वेशन का नंबर नहीं आता है। लिहाजा गिरिडीह जिले के प्रवासी मजदूरों को कठिनाइयों के बीच सूरत का सफर करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि मोर्चा ने पहले भी रेल मंत्री से इस दिशा में सार्थक पहल करने की मांग की थी, लेकिन उस पर अब तक विचार नहीं किया गया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांग पर जल्द विचार नहीं किया गया, प्रवासी मजदूरों के साथ आगामी 5 मार्च को हावड़ा दिल्ली रेलखंड के कोडरमा स्टेशन पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा। प्रेस वार्ता में मोर्चा के संतोष कुमार वर्मा, ललन कुमार वर्मा, कामदेव प्रसाद कुशवाहा, चिंतामणि वर्मा, मनोहर वर्मा शामिल थे। सशक्त राष्ट्र निर्माण के लिए युवाओं का तैयार करना उद्देश्य ब्रिगेडियर राजेश। डीएवी बरकाकाना में चल रहे ऑल इंडिया एनएससीसी ट्रैकिंग कैंप पतरातू 2024 का गुरुवार को पुरस्कार वितरण समारोह के साथ समापन हुआ। यह आयोजन 22 झारखंड एनएससीसी बीएन ग्रुप हेडक्वार्टर हजारीबाग व बिहार एंड झारखंड डायरेक्टेड पटना द्वारा आयोजित किया गया था। इस आयोजन में 12 राज्यों के 510 कैडेट्स, 15 एएनओ, 26 पीआई स्टाफ ने भाग लिया।
समापन समारोह में मुख्य अतिथि हजारीबाग एनसीसी ग्रुप के ब्रिगेडियर राजेश कारेल उपस्थित थे। आयोजित कैंप की जानकारी देते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल एंथोनी हेनरी ने बताया कि 8 दिवसीय कैंप के दौरान कैडेटों को शारीरिक मानसिक विकास के लिए विभिन्न गतिविधियां कराई गई। कैंप में शामिल कैडेटों ने कोयला माइनिंग, स्टील प्लांट आदि का भ्रमण कराकर उससे संबंधित जानकारियों को बताया गया। वहीं एसआरसी संग्रहालय रामगढ़ का भ्रमण कराकर पंजाब सिख रेजिमेंट के शौर्य, पराक्रम व अदम्य साहस को बताया गया। कैडेट्स भी सेना के पराक्रम व अदम्य साहस के बारे में जानकर भविष्य में सेना में शामिल होने के लिए प्रेरणा लिया। कैंप के दौरान कैडेटों ने प्रकृति के सौंदर्य को नजदीक से देख उसके एहसास को महसूस किया। ब्रिगेडियर कारेल ने कहा कि एनसीसी का उद्देश्य सशक्त राष्ट्र निर्माण के लिए युवाओं का तैयार करना है। कैडेटों को उनके कर्तव्यों के बारे में विस्तार पूर्वक बताकर उन्हें राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों को पूरा करने तथा देश की रक्षा के लिए मानसिक, शारीरिक रूप से विकसित किया जाता है। कैंप के दौरान एक कैडेट्स को रिश्वत ना लेने तथा ना देने, सड़क हादसे में घायल को बेझिझक अस्पताल पहुंचाने, अपने अधिकार व कर्तव्यों के लिए आवाज उठाने, सेना में भर्ती होने के आवश्यक विषयों की पूरी जानकारी दी जाती है। उनके मनोबल व उनकी प्रतिभा को प्रमाणित करते हुए उसका सदा इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया जाता है। समापन समारोह के दौरान कैंप में बेहतर प्रदर्शन करने वाले कैडेटों को मेडल पहनाकर मुख्य अतिथि द्वारा सम्मानित किया गया। मौके पर कमांडर कर्नल एस चक्रवर्ती, डीएवी विद्यालय, प्राचार्य मोहम्मद मुस्तफा मजिद उपस्थित थे। 30 लाख रुपये में सीट बेचने की साजिश के आरोपों बीच सीजीएल का रिजल्ट जारी किया गया। बाबूलाल। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीजीएल रिजल्ट को लेकर मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि जेएसएससी सीजीएल का मामला फिलहाल कोर्ट में लंबित है, फिर भी झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जल्दबाजी में रिजल्ट जारी कर दिया जाना बेरोजगारों के गले नहीं उतर रहा है। खुद आयोग के सचिव ने कहा था कि जब तक मामला कोर्ट में है तब तक रिजल्ट घोषित नहीं होगा। उन्होंने आगे लिखा है कि 30 लाख रुपए में सीट बेचने की साजिशों के आरोपों के बीच इंटरनेट बंद कर पेपर लीक की बात चर्चा में रही। अब छात्रों को अंधेरे में रखते हुए परिणाम जारी कर दिया गया। सोशल मीडिया में सितंबर का एक स्क्रीनशॉट भी वायरल हो रहा है, जिसकी हम पुष्टि नहीं करते। उसमें गड़बड़ी करने वाले 2 रोल नंबर्स का जिक्र है। ताज़ा जारी परिणाम में इन दोनों रोल नंबर्स को सफल घोषित कर दिया गया है। यह गहन जांच का विषय है। बाबूलाल ने सीएम से आग्रह किया है कि इस परीक्षा परिणाम को रद्द करें, साथ ही पूरे मामले की सीबीआई जांच कराएं। भाजपा सड़क से सदन तक युवाओं के हक के लिए लड़ाई लड़ेगी। बीईओ ने की एग्यारकुंड प्रखंड के विद्यालयों की समीक्षा। धनबाद एग्यारकुंड प्रखंड सभागार में गुरुवार को बीईओ सह निरसा प्रखंड संसाधन केंद्र के समन्वयक सपन कुमार मंडल की अध्यक्षता में विद्यालयों की समीक्षा बैठक हुई। बीईओ ने कहा कि विद्यालयों में स्वास्थ्य एवं कल्याण कार्यक्रम के तहत गतिविधियां संचालित करने, स्वास्थ्य एवं कल्याण के तहत आयोजित कार्यक्रम को विभिन्न पंजी संधारित करने, टीचर बायोमेट्रिक अटेंडेंस, एमडीएम संचालन की स्थिति, मध्याह्न भोजन में छात्रों की उपस्थिति की विद्या वाहिनी में प्रविष्ट करने, मध्याह्न भोजन का प्रतिदिन एसएमएस करने, मध्याह्न भोजन के खर्च विवरण, इको क्लब का गठन एवं संबंधित पत्र का अनुपालन, प्रोजेक्ट इम्पैक्ट का सभी विद्यालय में क्रियान्वयन, प्रयास नवीकरण, शिशु पंजी सर्वे, विद्यालय प्रबंधन समिति का प्रशिक्षण, छात्रों का अपार आईडी की स्थिति, यूडाइस की स्थिति, प्रोजेक्ट रेल का सभी विद्यालयों में क्रियान्वयन आदि विषयों पर चर्चा की गई। मौके पर प्रमोद कुमार झा, राजीव रंजन मिश्रा, मुराद हुसैन, संजय मंडल, उज्ज्वल झाल, राजीव गोप, संजय कुमार सिंह, अजीम अंसारी, सोहेल अख्तर, संतलाल बैठा, विनोद कुमार चौधरी, प्रसेनजीत मुखर्जी, विनोद यादव, शैलेंद्र कुमार, लिपका दास, मीना कुमारी, एमडी सलीम, मंसूर रहमान, प्रमोद कुमार झा, कालीचरण कुमार, विष्णुलाल किस्कू, सागर दरिप्पा, शिवराम हरिजन, धनंजय रावत, चंदन कुमार मिश्रा, पंकज कुमार सिंह, बप्पा गोस्वामी, साधना राय, सुरेंद्र कुमार वर्मा आदि मौजूद थे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ चिरकुंडा में प्रदर्शन।
बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ गुरुवार की शाम धनबाद चिरकुंडा के शहीद चौक पर सनातन धर्म समिति के लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल लोगों अपने हाथों में बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बंद करो लिखी तख्ती लिए हुए थे। जमकर नारेबाजी भी की। साथ ही संत चिन्मय कृष्णदास प्रभु की रिहाई की मांग करते हुए पूरे मामले में केंद्र सरकार से पहल करने की अपील की। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे रंजीत रवानी ने कहा कि बांग्लादेश में पिछले कुछ महीनों से साधु संतों व हिंदुओं पर लगातार अत्याचार किया जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। सनातनी इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने इस्कॉन के संत चिन्मय कृष्णदास को तत्काल रिहा करने की मांग की। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के लिए सीसीएल ने किया समझौता। झारखंड की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड सीसीएल ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। कांके में 200 बिस्तरों वाले सुपर स्पेशलिटी कार्डियोलॉजी, पल्मोनोलॉजी और न्यूरोलॉजी अस्पताल की स्थापना के लिए सीसीएल, बाबा साहेब अंबेडकर वैद्यकीय प्रतिष्ठान बीएवीपी और धन्वंतरी आरोग्य सेवा संस्थान डीएसएस के बीच त्रिपक्षीय समझौता किया। यह समझौता सीसीएल मुख्यालय दरभंगा हाउस में आयोजित एक समारोह में संपन्न हुआ। मौके पर सीसीएल के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक नीलेंदु कुमार सिंह मौजूद थे। यह पहल सीसीएल के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक सीएमडी नीलेंदु कुमार सिंह के दूरदर्शी और प्रेरक नेतृत्व का परिणाम है। इस अवसर पर सीएमडी ने कहा, सीसीएल का उद्देश्य सिर्फ कोयला उत्पादन नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना भी हमारी प्राथमिकता है। यह सुपर स्पेशलिटी अस्पताल इस दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने आगे कहा कि यह परियोजना झारखंड के हर वर्ग को सुलभ और किफायती स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगी। इस अवसर पर सीसीएल के निदेशक वित्त पवन कुमार मिश्रा, निदेशक कार्मिक हर्षनाथ मिश्र, बीएवीपी और डीएसएस के वरिष्ठ प्रतिनिधि और सेवांकुर भारत की टीम के डॉक्टर उपस्थित थे। साथ ही एसी मोहंता, डॉक्टर रत्नेश जैन, आरआर सिंह, पीके साहू और अमित प्रकाश एवं अन्य उपस्थित थे। बाबा साहेब अंबेडकर वैद्यकीय प्रतिष्ठान बीएवीपी और धन्वंतरी आरोग्य सेवा संस्थान डीएएसएस के सहयोग से यह अस्पताल स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में एक नई मिसाल कायम करेगा। बीएवीपी महाराष्ट्र के संभाजीनगर में स्थित एक गैर लाभकारी संगठन है जो अपनी सामाजिक और चिकित्सा सेवा पहलुओं के लिए प्रसिद्ध है। यह अस्पताल स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांति लाने के साथ साथ आम लोगों के लिए सुलभ, सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं सुनिश्चित करेगा। यह पहल सीसीएल की समाज के प्रति प्रतिबद्धता को परिलक्षित करता है। लोगों के लिए यह अस्पताल न केवल स्वास्थ्य सुविधाओं की दिशा में एक नई शुरुआत है, बल्कि समाज के कल्याण और क्षेत्रीय विकास की ओर एक मजबूत कदम भी है। खेलकूद प्रतियोगिता में एसएसवीएम कुम्हारटोली की टीम अव्वल। विद्या विकास समिति झारखंड द्वारा आयोजित 35वां प्रांतीय शिशु वर्ग कबड्डी, खो-खो एवं एथलेटिक्स खेलकूद समारोह सरस्वती शिशु विद्या मंदिर एसएसवीएम कुम्हारटोली छात्राओं की टीम ने खो-खो में प्रथम स्थान हासिल किया। कबड्डी में छात्र वर्ग की टीम ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। प्रांतीय खेलकूद प्रतियोगिता में विद्यालय की विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन किया। विद्यालय की वंदना सभा में विद्यालय के प्राचार्य ब्रजेश कुमार सिंह ने विजेता प्रतिभागियों को मेडल पहनाकर एवं प्रमाण पत्र देकर बधाई एवं शुभकामनाएं दी। साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मौके पर प्राचार्य ने कहा कि आप सभी के लगन एवं सतत परिश्रम से आपको यह सफलता मिली है। आप सभी हर प्रतियोगिता में इसी प्रकार उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए सफलता प्राप्त करेंगे। प्रांतीय खेलकूद प्रतियोगिता में प्रतिभागियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन में विद्यालय के शारीरिक आचार्य रणजीत सिंह यादव का महत्वपूर्ण योगदान है। समारोह में काफी संख्या में लोग मौजूद थे। संथाल समाज की अस्मिता के लिए मांझी और जाहिर थान का संरक्षण आवश्यक है। बाबूलाल मरांडी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि संथाल समाज की अस्मिता और संस्कृति उनके पवित्र पूजा स्थल जाहिर थान और मांझी थान से जुड़े हैं। मरांडी गुरुवार को अपने विधानसभा क्षेत्र में इन पूजा स्थलों पर शिलान्यास के बीच मीडिया से बातचीत में कहा
कि आज अपने गांव कोदईबांग के मुहाने पर मांझी थान यानी संताल आदिवासी समाज के पूजा स्थल के शिलान्यास का सौभाग्य प्राप्त हुआ। संथालों का दो ही पूजा स्थल होता है, एक जाहिर थान और दूसरा मांझी थान। ये हमारे संताल समाज की पवित्र पहचान है। अगर गांव से मांझी थान और जाहिर थान समाप्त हो जाएगा तो संथाल जाति भी समाप्त हो जाएगी। हम तभी तक संथाल हैं जब तक हम जाहिर थान मरांग बुरू को पूजते हैं। जाहिर थान में मरांग बुरू की पूजा संथालों की पहचान है। ठीक वैसे ही हम पिलचू हाडाम और पिलचू बूढ़ी के वंशज हैं और उनकी आराधना करते हैं। यही हमारी जड़ें, हमारी परंपरा और हमारे संथाल होने की सबसे बड़ी पहचान है। रांची में 14 दिसंबर से युवा महोत्सव, 12 दिसंबर तक प्रतिभागी कर सकेंगे पंजीकरण। गुरुवार को विकास भवन स्थित जिला खेल पदाधिकारी के कार्यालय में रांची जिला और प्रमंडल स्तरीय युवा महोत्सव 2025 के लिए एक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला खेल पदाधिकारी शिवेंद्र कुमार सिंह ने की, जिसमें नेहरू युवा केंद्र के जिला युवा अधिकारी रोशन कुमार, गौरव अग्रवाल, अनुभव चक्रवर्ती, कौशल किशोर, जिला खेल समन्वयक आशीष कुमार बनर्जी और जिला पर्यटन विशेषज्ञ रोशन कुमार भी उपस्थित थे। बैठक में झारखंड खेल एवं युवा कार्य विभाग द्वारा 14 दिसंबर से आयोजित राष्ट्रीय युवा महोत्सव की तैयारियों पर चर्चा की गई। बताया गया कि 14 दिसंबर को रांची में जिला स्तरीय और 16 दिसंबर को प्रमंडल स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन ऑन्ड्रे हाउस में किया जाएगा। इस महोत्सव में कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा, जिनमें सामूहिक लोक नृत्य, सामूहिक लोकगीत, एकल लोक नृत्य, एकल लोकगीत, चित्रकला, भाषण, विज्ञान मेला, एकल कहानी लेखन, कविता लेखन, विज्ञान मेला, सामूहिक साथ ही फोटोग्राफी शामिल हैं। झारखंडी पर्यटन स्थल प्रतिभागियों को इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए 12 दिसंबर तक विकास भवन स्थित जिला खेल कार्यालय में पंजीकरण कराना होगा। प्रतियोगिता के विजेताओं को आकर्षक पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा और सभी प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट भी प्रदान किए जाएंगे।